गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था आवेशों का पुनर्वितरण व ऊर्जा की हानि। आज हम डिस्कस करेंगे पराविद्युत पदार्थ और पदार्थ का ध्रुवण। तो देखिए, पहले तो आपको बताता हूँ, मतलब विद्युत धारा के चालन के आधार पर वो पदार्थों को हम सामान्यतः दो प्रकार से विभाजित करते हैं, चालक और कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं जिन्हें। चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं चालक। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, ये सब क्या है? चालक है। ठीक है, जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। जैसे अपने घरेलू परिपथ में हम तार यूज में लेते हैं, कनेक्टिंग वायर होता है, संयोजक तार होता है, तो वो तार किसका बना होता है? चालक का है, और इसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। लेकिन कुचालक वे पदार्थ होते हैं, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से, सहजता से नहीं होता है, अर्थात धारा का चालन नहीं करते हैं, उन्हें हम कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। जिससे मैंने आपको बताया, घर में कनेक्टिंग वायर होता है, तो उस वायर के अंदर आप देखोगे अंदर तो इसमें एल्यूमिनियम का या कॉपर का वायर होता है, वो तो वायर किसका होता है? वो तो है चालक है। और उसके ऊपर जो रबर का जो आवरण होता है ना, उस पर लेयर होती है, वो क्या है? इसमें कुचालक। क्या है? कुचालक। जिससे धारा का चालन नहीं होता। धारा का चालन किससे होता है? उसके अंदर जो कॉपर या एल्यूमिनियम का जो वायर होता है ना, उसके द्वारा धारा का क्या होता है? चालन होता है। ठीक है। और आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो नाभिक कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऐसे होता है। आंतरिक कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसके कारण ये नाभिक के द्वारा परबल बंध से बंधे होते हैं। आंतरिक कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के समीप होने के कारण ये परबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, जबकि बाह्यतम में कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दूर होने के कारण दुर्बल रूप से बंधे रहते हैं। अगर इन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी ऊर्जा अगर प्रदान कर दी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और पदार्थ के अंदर गति करते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बंधे रहते हैं, ये मुक्त नहीं होते हैं, इनको हम कहते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? बंधित इलेक्ट्रॉन। तो चालकों में विद्युत धारा के चालन में जो योगदान करते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ गए? जो नाभिक के बंधन से दुर्बल रूप से नाभिक से बंधे रहते हैं, उनको थोड़ी सी भी ऊर्जा प्रदान कर दी जाए तो वो नाभिक के बंधन से मुक्त होकर और पदार्थ के अंदर वो मुक्त रूप से विचरण करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो चालकों में जो धारा का चालन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और जबकि विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का चालन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, हम आगे पढ़ते हैं इसमें। अब पराविद्युत पदार्थ। तो पराविद्युत पदार्थ है ना, एक तरह से होते तो कुचालक ही है, एक तरह से होते तो कुचालक है, मतलब इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा अलग प्रभाव दर्शाते हैं। कब? जब इनको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? पराविद्युत पदार्थ। और इनके एग्जाम्पल क्या है? एबोनाइट है, मोम है, कागज है, तेल है, एटसेट्रा। ये सब क्या है? पराविद्युत पदार्थ। मतलब वे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करेंगे, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत प्रभाव है वो दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थों को हमें पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और पराविद्युत पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पराविद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः। एक तो इसमें है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ,
और दूसरे होते हैं अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे अब ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। आगे देखिए अब ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो ये ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश व ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपाती नहीं होते हैं, अर्थात पृथक पृथक होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। मतलब जिनमें धनावेश वितरण का केंद्र और ऋणावेश वितरण का केंद्र है वो एक नहीं होता है, अलग अलग होंगे। और जब अलग अलग होंगे तो उनके बीच में कुछ दूरी होगी, और दूरी होगी तो उन पदार्थों का कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। जैसे HCl है, HCl में आपको पता है कि ना HCl कैसे बनता है, H+ और Cl-। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि ना ये अणु होगा वो इस तरह से होगा, इधर प्लस और इधर क्या है माइनस। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ न कुछ क्या होगी, दूरी होगी, तो एक तरह से क्या होगा, द्विध्रुव होगा। तो देखिए इसमें द्विध्रुव आघूर्ण दिशा है वो कहाँ है, Cl- से H+ की ओर। H2 आप देख रहे हो ये H+, ये O2-। तो इसमें देखिए इसके द्विध्रुव आघूर्ण दिशा देखोगे तो आप यहाँ से होगी वो O- से H+ की ओर, फिर O- से H+ की ओर। ऐसे हो जाएंगे ना, O डबल है इसमें 2 है तो O- पहले एक तो इसके साथ द्विध्रुव बनाएगा और एक O इसके साथ द्विध्रुव बनाएगा, तो 2 द्विध्रुव हो जाएंगे। इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा, इसका इधर होगा, और नीट हो जाएगा वो नीचे की ओर हो जाएगा। तो ऐसे अणु कैसे हैं, ध्रुवीय अणु। कैसे अणु हैं, ध्रुवीय अणु है। मतलब इस ऐसे पदार्थों में प्रत्येक अणु का एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन जब इन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनके जो अणु है ना वो इस प्रकार से उसमें ऊर्जा के कारण इस प्रकार से विनाशित होते हैं कि वो एक दूसरे का द्विध्रुव आघूर्ण है वो निरस्त कर देते हैं, और जिससे पूरे पदार्थ का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य हो जाता है। समझ में आ गई बात। मतलब किसी भी आयतन में अणुओं का जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे हम इस पर क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो इन अणुओं पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, और इस बल आघूर्ण के कारण ये अणु घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विनाशित होना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित हो जाता है। समझ में आ गई। मतलब ऐसे पदार्थों में प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होगा, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में आप देखोगे कि ये अणु इस प्रकार से विनाशित होंगे कि एक दूसरे का द्विध्रुव आघूर्ण ये निरस्त कर देंगे, जिससे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो ये अणु घूमकर और विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होना प्रारंभ कर देंगे, जिससे विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक द्विध्रुव आघूर्ण विकसित हो जाएगा। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। नेक्स्ट देखिए अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश व ऋणावेश के वितरण के केंद्र होते हैं वो संपाती होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। एक ही होंगे तो उनके अणु उन आयनों के मध्य की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, और 0 होगी तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण वो कितना होगा। मतलब ऐसी स्थिति में परमाणु के मध्य की दूरी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, और 0 होगी तो मतलब धनावेश और ऋणावेश वितरण का केंद्र क्या है, एक ही है। एक ही है तो धनावेश और ऋणावेश वितरण केंद्र के मध्य की दूरी 0 होगी। 0 होगी तो ऐसे अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 होगा। मतलब ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश व ऋणावेश के वितरण के केंद्र संपाती होते हैं अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे H2, N2, O2, CO2 एटसेट्रा। ठीक है, तो H2 में देखोगे H, अब दोनों की विद्युत ऋणता समान होगी, तो न तो धनावेश से एक तरफ जाएगा न ऋणावेश एक तरफ जाएगा। ऐसे कंडीशन में इन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। ऐसे CO2 है, CO2 एक रेखीय अणु होता है, जितना मतलब इधर से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा।
अब देखिए ऐसे पदार्थों को अगर हम वायु विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें क्या देख रहे हो आप कि प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य है। जब एक अणु का ही शून्य होगा तो पूरे पदार्थ का भी शून्य ही होगा, ठीक है। लेकिन जब इन पदार्थों को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें धनावेश से वितरण का केंद्र है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होता है, जबकि ऋणावेश वितरण का केंद्र है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होता है, जिससे इन अणुओं में एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा तो संपूर्ण पदार्थ में भी एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। कहने का मतलब ये पदार्थों में एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हमें अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है, जिससे पूरे पदार्थ का भी शून्य हो जाता है। लेकिन जब इसे हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो धनावेश वितरण का केंद्र है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश वितरण का केंद्र है वो इसके विपरीत दिशा में विस्थापित होता है, जिससे प्रत्येक अणु में एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिससे पूरे पदार्थ के अंदर एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ऐसे पदार्थों को हमें अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। आगे देखिए, तो इस प्रकार आपने देख लिया कि जैसे हम वायु विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो पराविद्युत पदार्थ के अंदर एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है और इस घटना को हम कहते हैं पदार्थ का ध्रुवण। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पराविद्युत पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाने को पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। समझ में आ गई? जैसे हम वायु विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो उस पदार्थ के अंदर एक नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है और इसी को हमें उस पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। फिर आगे देखिए, ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश क्या होता है? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पराविद्युत पदार्थ के अंदर प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे आरोपित करेंगे तो उस पदार्थ के अंदर एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, तो प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण सदिश। और इसको हमें किसे दर्शाते हैं? पी वेक्टर से। क्लियर हो गया? आगे देखिए, रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थ मतलब वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती व विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, ऐसे पदार्थों को हम रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, आपने किसी मान लीजिए किसी पराविद्युत पदार्थ को आपने वायु विद्युत क्षेत्र में रखा तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ। वो द्विध्रुव आघूर्ण यदि आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है और उसकी दिशा में है तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थ। और रेखीय समदैशिक पराविद्युत पदार्थ के लिए आप देखोगे तो ध्रुवण सदिश है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है और पी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा चाई ई वेक्टर। ओके, और जहाँ चाई ई एक समानुपाती नियतांक है, इसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। जो पदार्थ की ध्रुवता का माप होती है, मतलब पदार्थ कितना ध्रुवित हुआ है। ठीक है, रेखिक समदैशिक पदार्थों के लिए क्या होगा?
पी वेक्टर समानुपाती ई वेक्टर, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, समचाई ई कहते हैं, और एक समानुपाती नियतांक है जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, जो पदार्थ की ध्रुवता का माप होती है। ओके, थैंक यू।